हे गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम कंपनी लॉ की मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं। सो हियर वी गो। हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी लॉ की मैराथन की सीरीज, जहाँ पे हम पूरा कंपनी लॉ स्क्रैच से पढ़ेंगे एंड फ्रॉम मॉड्यूल करेंगे, सो दैट हमें एक अलग कॉन्फिडेंस आए एंड हम इस पेपर में लाइक आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो आप मेरे साथ अच्छे से देखना इसको। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप कोई भी एक पेपर इतना अच्छा कर लेते हो ना, देन आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं टू क्लियर द होल ग्रुप। तो इसको अच्छे से करना। एंड जिन चीज़ों पे मैं बोलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप उसके नोट्स बनाना, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस पे नोट्स नहीं बनवा पाऊंगी। तो आप उसके खुद नोट्स बनाना, आई विल डिक्टेट यू एंड आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, तो कंपनी लॉ के 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट है हमारा कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स, 50 मार्क्स का। देन हमारा कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग्स, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स। एंड थर्ड इज 10 मार्क्स का। ये बहुत सिंपल पार्ट है, इसकी एक वीडियो यूट्यूब पे बहुत ही अच्छी चली हुई है, आई टेल यू, आप वो देख सकते हो एंड आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। हमारा फोकस जो इस मैराथन सीरीज में रहेगा, वो फोकस रहेगा एक तो दिस एंड एक दिस। ये दोनों हमारे फोकस रहेंगे। ओके, तो व्हाट शुड आई स्टार्ट विद, मतलब आई शुड स्टार्ट विद पार्ट 2 और पार्ट 1। देखो, अगर हम पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग, तो आई थिंक हमें पार्ट 2 से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, दिस इज पार्ट 2, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पावर्स। आई थिंक पार्ट 1 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सो द फर्स्ट चैप्टर कम्स इज this one, introduction to company law. This is our first chapter. हम इससे स्टार्ट करने वाले हैं। लेट मी चेंज माई पेन कलर। ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। ठीक है, अब हम ये द कंपनीज एक्ट, ये मैं थोड़ा बहुत इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बता देती हूँ, बट ये पेपर में नहीं आता, बट यू शुड नो। द कंपनीज एक्ट 2013 बाद में आया है, उससे पहले द कंपनीज एक्ट वॉज 1956। एंड ये था उस पे कमिटी, भाभा कमेटी पे, उनकी रिकमेंडेशन पे वो बेस्ड था। ओके, एंड अमेंडमेंट्स हुई, चेंजेस आए, ऐसे ऐसे विद टाइम चेंजेस आए, एंड देन सबको रिपील करके द न्यू एक्ट विच वाज इंट्रोड्यूस वाज कंपनीज एक्ट 2013। एंड वो बिल, कंपनीज बिल पास हुआ था हमारे लोकसभा राज्यसभा में, एंड देन कंपनीज एक्ट 2013 फाइनली आया था। ओके, एंड यही, ये वाला जो था कंपनीज एक्ट 2013, ये एप्लीकेबल हो गया था टू होल्ड। एंड ये एप्लीकेबल कब से था ऑफिशियल गैजेट में, कब से आया था ये? 38/2013, दैट मीन्स, ठीक है, अगस्त में, है ना। एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन, अब हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी क्या होती है? द वर्ड कंपनी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम, मीन्स विद। टुगेदर मतलब कम विद, इसका मतलब होता है, कम का मतलब होता है विद या टुगेदर, और पनिश मतलब ब्रेड। तो पहले क्या होता था, लोग मिलकर ब्रेड खाते थे, लंच करते थे। ठीक है, एंड उसी से हमारा ये टर्म आया। एंड ये रहा, हु टुक देयर मील्स टुगेदर, जो लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन थे जो कि अपने मील्स टुगेदर खाते थे, एंड उसी से हमें ये वर्ड मिला कंपनी। नाउ हमारे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, इन टर्म्स ऑफ हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके लिए अगर मैं ये डेफिनेशन देखूँ, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट और एनी और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, सेक्शन 2 क्लॉज 20। तो ये चीज आपको याद रखना। देखो, आपका कोई भी क्वेश्चन आए ना, कुछ भी, तो अगर आप ऐसे स्टार्ट करोगे दैट कंपनी मीन्स दिस, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स दिस, सेक्शन 2 क्लॉज 20, तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। एंड आप ना, इससे ऐसा लगेगा एक ऑर्गेनाइज आंसर है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे स्टार्ट करना अपना आंसर। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद कर, ये तो याद करना चाहिए आपको कि कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में लिखी हुई है। एंड कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई अंडर द एक्ट एंड एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। ओके,
ये सब तो नहीं हम पढ़ने वाले। नाउ विल टॉक अबाउट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, व्हाट इज दिस। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इस एक्ट में यू इस अंडर द एक्ट इज वेस्टेड विद उसको दे दी गई है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। सो इट बियर्स इट्स ओन नेम, एक्ट, अंडर नेम, हैज इट्स ओन सील, एसेट्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही लिखा है कि कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमने पढ़े हुए हैं, मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहला ये लिखा है कि कंपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड कर सकती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी, जो अपने मेंबर से अलग होगी, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। सील ऑफ इट्स ओन, एसेट्स अपने नाम पे होल्ड कर सकती है, सेपरेट और डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ मेंबर्स, ठीक है। ओके, केपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, वही बात बहुत बड़ी लिखी हुई है। ये केस हम सब ने पढ़ा है, कम ऑन, द केस ऑफ सैलमन वर्सेस सैलमन। तो इसमें इन्होंने बहुत से मेंबर्स थे एंड बहुत सारी कंपनी फॉर्म कर ली थी टू फ्रॉड, पर्पस था टू फ्रॉड। तो वहाँ पे क्या था कि मैं इसका वो पढ़ रही हूँ कि क्या वहाँ पे जो कोर्ट होता है ना, यहाँ पे जैसे कोर्ट को बोला जाता है, वहाँ पे बोला जाता है कोर्ट्स को हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो उन्होंने ये बोला, द कंपनी इज डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम इट सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम, दो इट मे आफ्टर incorporation of the business is precisely the same as before, the same persons are manager and the same hands receive the profit, सब कुछ सेम था। The company is not in law the agent or trustee, the statute enacts nothing as extend to degree interest which may be held by seven as to proportion of interest. There is nothing in the act requires that subscribing to memorandum should be independent and connected, or they even of them should take a substantial interest in the undertaking so that they should have a mind, okay. सो बेसिकली इस ये जो पूरा था केस जो था, और भी आगे इसमें इम्पोर्टेंट केस है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। अगर हम इसी वीडियो में मर्ज कर देंगे तो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इधर हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे एंड केसेस की एक नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उनको। ओके, कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी हैज नेशनैलिटी रेजिडेंस, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी आप सबको पता है, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। यहाँ से पढ़ते हैं हम कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पढ़ लिया हमने, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है कंपनी की, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ने क्रिएट करी है। इट ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट इट एक्ट थ्रू ह्यूमन बीइंग्स। इट इज कंसिडर्ड एज अ लीगल पर्सन विच क्या लीगल पर्सन बोला जाता है, लीगल एंटिटी विच जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड कर सकती है, स्यू कर सकती है और स्यू हो सकती है, ठीक है। देन कंपनी सिटीजन नहीं है, द कंपनी थ्रू अ लीगल पर्सन सिटीजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन through a legal person was not a citizen and can only act through natural person nevertheless, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, आप ये पॉइंट याद रख सकते हो। ये नहीं आएगा बट जस्ट फॉर नॉलेज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दो इट इज established through judicial decisions that the company cannot be a citizen, कंपनी सिटीजन नहीं है बट उसकी एक अपनी नेशनैलिटी है, रेजिडेंस है, ओके। एंड इट held that the limited company is capable of having a domicile and its domicile is the place of its registration, and ठीक है, it was a body corporate has no domicile। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी आपको पता है कि कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना कंपनी की, कि अगर बाय चांस कंपनी अपने डेट पे नहीं कर पा रही, तो जो मेंबर्स के जो पर्सनल एसेट्स होंगे हम उनको बेचकर डेट रिकवर नहीं कर सकते। उनकी जो कंपनी की जो कंपनी से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनकी पर्सनल एसेट्स को यूज ही नहीं किया जाएगा। The privilege of limited liability for businesses debt is one of the principal advantages of doing business, ठीक है। The company being a separate person is the owner of its assets and bound by its liabilities. The liability of a member as a shareholder extends to the contribution. तो जो liability होगी ना member की, ठीक है, ये पढ़ो, एक्सटेंस उतनी ही रहेगी जितना उसने कंट्रीब्यूट किया टू द कैपिटल कंपनी में, अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड एंड नॉट पेड बाय हिम। मतलब उसने जो, ऐसे आता है ना, अगर 10 रुपीज का शेयर है तो 5 रुपीज पेड हो गया, 5 रुपीज अभी तक अनकॉल्ड है या फिर पे नहीं किया, तो 5 रुपीज ही उसकी लाइबिलिटी रहेगी और कुछ लाइबिलिटी नहीं होगी। दिस मीन्स दैट लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, ए होल्ड शेयर्स इन द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1000 एंड हैज ऑलरेडी पेड 500, ठीक है। तो भाई मेरा एग्जाम्पल 500 ही उसकी
रह जाएगी लाइबिलिटी। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली आ सकता है, दिस इज वे आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। ये देखो, एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या एक्सेप्शंस है? सबसे पहले एक्सेप्शन है कि मेंबर आर सेवरली लाइबल इन सर्टेन केसेस इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। किसी भी टाइम में ऐसा फील होता है कि नंबर ऑफ मेंबर जो है कंपनी में वो कम हो गए। इन अगर पब्लिक कंपनी है बिलो 7 एंड प्राइवेट कंपनी है तो बिलो 2, हमें पता है ना कि इतने मिनिमम मेंबर्स होते हैं। तो अगर वो उनसे कम हो गए और कंपनी फिर भी कैरी करती रहती है अपना बिजनेस 6 महीने से ज्यादा के लिए, while the number of member is so reduced और कम हो चुके हैं, every person who is a member of the company during the time, जो भी पर्सन होंगे उस टाइम पे मेंबर और वो जो बिजनेस कैरी कर रहे होंगे वो इज टू द फैक्ट दैट कैरिंग ऑन बिजनेस वाज लेस देन 7 मेंबर्स, और कम मेंबर से वो बिजनेस कैरी होगा तो वो लाइबल हो जाएंगे फॉर द पेमेंट ऑफ द होल डेट ऑफ द कंपनी। बेसिकली वो पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम मे बी सेवरली स्यूड, और वो स्यू भी हो सकता है। समझ आया? ये लॉ ने ये बोला भाई कि मिनिमम पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर होने चाहिए, प्राइवेट है तो 2, इतने हैं, चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बट अगर एट एनी टाइम कुछ मेंबर कम हो गए एंड जब भी वो कंपनी 6 महीने से ज्यादा तक बिजनेस कर रही है, तो वो जो मेंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, लाइबल हो जाएंगे, और उनपे केस भी स्टार्ट हो सकता है। When the company is incorporated and as unlimited company under 3(2) of the Act, ये भी एक पॉइंट है कि कब उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं एक्सेप्शन हो जाएगा, जब वो खुद ही इनकॉर्पोरेट हुई है अनलिमिटेड। ऐसे जनरली बहुत ही कम कंपनीज होती है, बट अगर वो खुद ही इनकॉर्पोरेटेड हुई है एज अनलिमिटेड कंपनी तो उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। वेयर अ कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग, अगर कंपनी ने फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश करी और जब वो इनकॉर्पोरेट हुई है और मटेरियल फैक्ट छुपाए है इन्फॉर्मेशन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन फाइल मेड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग सच डॉक्यूमेंट्स और बाय फ्रॉडुलेंट एक्शन, द ट्रिब्यूनल के पास कोई भी एप्लीकेशन आई और वो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ऐसे हुई है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने करे, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स आए हैं, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आई है और वो छुपा रही है मटेरियल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्यूमेंट्स में, डिक्लेरेशन जो भी फाइल कर रही है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम, और कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्शन कर रही है, तो क्या हो सकता है, सिचुएशन सो वारंट्स डायरेक्ट एंड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी, और लाइबिलिटी मेंबर्स की क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 339(1), वेयर इन द कोर्स ऑफ जब कंपनी वाइंडिंग अप में हो, इट अपियर्स दैट एनी बिजनेस कंपनी हैज बीन कैरिड ऑन और विद द इंटेंट, कंपनी कैरी कर रही है बिजनेस इंटेंट के साथ कि डिफ्रॉड करना में क्रेडिटर्स कंपनी के और कोई भी अदर पर्सन को हमें फ्रॉड करना है उन लोगों के साथ, तो ट्रिब्यूनल डिक्लेयर कर सकता है पर्सन हु वर नोइंगली पार्टीज टू द कैरिंग ऑन द बिजनेस विदाउट लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर ऑल ऑफ द डेट लाइबिलिटीज। सो बेसिकली जो भी इंसान कंपनी में बैठ के फ्रॉड कर रहा है उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी, या वो किसी और के साथ फ्रॉड करने की इंटेंशन रख रहा है तो। देन आता है अंडर सेक्शन 35 क्लॉज 3, वेयर इट इज प्रूव दैट द प्रोस्पेक्टस हैज बीन इशूड विद द इंटेंट। ये प्रूव हुआ कि प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी प्रोस्पेक्टस कब इशू करती है, जब वो आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है, जब उसको लोगों से पैसा लेना होता है तब कंपनी लाती है प्रोस्पेक्टस। तो ये प्रूव हो गया कि जो प्रोस्पेक्टस हैज बीन इशूड, इशू करा है कंपनी ने, वो उसकी इंटेंट थी कि डिफ्रॉड करना एप्लीकेंट्स को फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी और एनी अदर पर्सन फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए। एवरी पर्सन हु वाज अ डायरेक्टर, अब ये लाइबिलिटी आ रही है डायरेक्टर जो थे उस टाइम पे, ठीक है, और हैज बीन नेम्ड एज अ डायरेक्टर इन द प्रोस्पेक्टस, और एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रमोटर, डायरेक्टर, एवरी पर्सन रेफर्ड टू एज एन एक्सपर्ट इन द प्रोस्पेक्टस शैल बी पर्सनली लाइबल। तो ये सब पर्सनली लाइबल हो जाएंगे, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। देन आता है एज पर सेक्शन 75(1), वेयर द कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट, अगर कंपनी डिपॉजिट रीपे नहीं कर पा रही और इंटरेस्ट उस पर सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग may be allowed by the tribunal and it is proved that the deposits has been accepted with the intent, और डिपॉजिट कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया विद द इंटेंशन, यही थी कि हमें डिफ्रॉड करना है डिपॉजिटर्स के साथ, तो हर एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हो जो भी रिस्पॉन्सिबल था वो उसकी भी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। एंड नेक्स्ट आता है, ओफो ये क्या हो गया, हाँ, नेक्स्ट आता है हमारा 244, states that where the report made by inspector states that the fraud has been taken place in the company
इंस्पेक्टर बोल रहे हैं कि जो फ्रॉड है वो टेक कंपनी में हुआ है। ड्यू टू सच फ्रॉड कोई भी डायरेक्टर, केएमपी और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन और एंटिटी हैज टेकन अनड्यू एडवांटेज, और उन लोगों ने कोई अनड्यू एडवांटेज लिया है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ एसेट, प्रॉपर्टी, कैश और इन द मैनर द सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल और अप्रोप्रिएट ऑर्डर विद रिगार्ड टू डिस्गॉर्जमेंट ऑफ सच एसेट, प्रॉपर्टी, कैश और ऑल्सो होल्डिंग सच टिकट। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये आप आगे एक सेक्शन पढ़ोगे कि अगर इंक्वायरी होती है कंपनी के अगेंस्ट तो उसके एसेट्स वगैरह, तो हम ये आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, डोंट वरी, इस पॉइंट को हम आगे कंसिडर करेंगे। बट मैं अभी आपको इसका क्रक्स बता देती हूँ, दैट इज रिपोर्ट। अगर कोई भी इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट बनाई है कि फ्रॉड हैज बीन टेकन प्लेस, कि फ्रॉड हुआ है कंपनी में, फ्रॉड हमेशा, फ्रॉड की डेफिनेशन भी आप आगे देखोगे, बट आई विल टेल यू, अब फ्रॉड की हमेशा जब भी डेफिनेशन होगी, और फ्रॉड का यही होता है कि इंटेंशन है डिसीव करने की, किसी के साथ बुरा करने की। तो जो डायरेक्टर, केएमपी होंगे और कंपनी के ऑफिसर होंगे जिन्होंने भी इस चीज़ से एडवांटेज लिया है, ठीक है, और प्रॉपर्टी, कैश, कुछ भी एडवांटेज उनको हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल करेगी एप्लीकेशन बिफोर द एनसीएलटी कि ऑर्डर्स दो, और उन लोगों की लाइबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं जो हमने पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि एक तो प्रोस्पेक्टस याद आ रहा है मुझे, कि अगर कंपनी आईपीओ ला रही है तो प्रोस्पेक्टस तुमने झूठा कर दिया, झूठा दे दिया। सबसे पहले देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इनकॉर्पोरेशन के टाइम ही तुमने झूठे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए, दैट इज अनलिमिटेड हो जाएगी, ये पॉइंट है। तुम इनकॉर्पोरेटेड एज अनलिमिटेड हो, ये तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। देन आता है कि तुम्हारे नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए हैं, तब तुम वो हो जाओगे, कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। और प्रोस्पेक्टस वाला पॉइंट आता है वाइंडिंग अप, कि कंपनी अगर वाइंडिंग अप में जा रही है और वो इसलिए वाइंड अप हो रही है कि डिफ्रॉड करना है, कंपनी ने डिपॉजिट अपने रीपे नहीं कर रही, या फिर कर एक्सेप्ट कर लिए कि डिफ्रॉड करने के लिए, और इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट बनाई। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि देखो, एक तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम ही कंपनी ने फ्रॉड करना चाहा, इनकॉर्पोरेटेड ही ऐसे हुई है। प्रोस्पेक्टस, अब जब कंपनी अब स्टार्ट होगी तो उसको पैसे चाहिए, तो पैसों के टाइम उसने ये सब चीजें करी, पैसे, फिर पैसों से एक और पॉइंट आया डिपॉजिट, डिपॉजिट से भी तो कंपनी पैसे रेज करती है जब भी गलत किया, ठीक है। फिर एक और पॉइंट आया वाइंडिंग, वाइंडिंग अप, अब कंपनी ने फ्रॉड किया तो वाइंडिंग अप में जा रही है जब भी गलत किया। तो आप ऐसे स्टोरी बना के पॉइंट्स याद कर सकते हो, जस्ट एक ट्रिक है। अब आते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ये आप सबको पता है कि कंपनी विल गो फॉर एवर, इरिस्पेक्टिव की किसी मेंबर की डेथ हो गई, किसी को कुछ हो गया, सारे मेंबर्स की डेथ हो गई, कंपनी एक अलग एंटिटी है एंड उसकी एग्जिस्टेंस इज इन्फिनिटी। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। केस हम बाद में करेंगे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द कैपिटल ऑफ कंपनी, कंपनी का ही कैपिटल अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं शेयर्स। द शेयर्स आर सेड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफरेबल है। तो अब देखो, सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, बोलता है कि enunciates the principle by providing that the shares held by the members are movable property। जो भी शेयर्स मेंबर होल्ड करते हैं दे आर मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड कैन, वो ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन दी मैनर, जो भी आर्टिकल्स ने बताए हो उस मैनर में वो ट्रांसफर हो सकता है। इफ द आर्टिकल्स, और कंपनी का जो एओए होता है उसमें ही लिखा नहीं है ऐसा कुछ, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और रेगुलेशन जो कि टेबल एफ में होते हैं, Schedule 1 of the Companies Act 2013 are also expressly exclude करता है transfer of shares will be governed by general law relating to transfer of movable property। तो ये जो ये है ना ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये जो जनरल लॉ है हमारा ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उससे गवर्न हो जाएगा। अ मेंबर मे सेल हिज शेयर्स इन द ओपन मार्केट, एक इंसान अपने ओपन मार्केट में शेयर्स बेच सकता है, सेल हिज, बेच सकता है शेयर्स इन द ओपन मार्केट एंड रियलाइज द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम। हम सबको पता है शेयर्स, आप लोग भी ट्रेडिंग करते ही होगे। दिस प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू अ मेंबर, लिक्विडिटी है ना, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जल्दी से जल्दी हमें कैश कब मिल सकता है, ठीक है, मतलब हम कब उसको बेचकर रियलाइज कर सकते हैं पैसा, मतलब वो हमें कैश के फॉर्म में कब आ सकता है। It ensures stability to the company. The stock exchanges provide adequate facilities for the sale and purchase of shares। आगे देखेंगे, सिक्योरिटी लॉ में इसका बहुत अच्छे से मेंशन है। बट आप देखो कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज कौन से हमारे दो है, एनएससी बीएससी,
स्टॉक एक्सचेंज, नाम से ही पता लग रहा है ना कि स्टॉक एक्सचेंज हो रहे हैं वहां पे। तो एनएससी बीएससी पूरी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इन मोस्ट ऑफ द लिस्टेड कंपनीज द शेयर्स आर आल्सो ट्रांसफरेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, और शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इन डीमटेरियलाइज फॉर्म इंस्टेड ऑफ फिजिकल शेयर्स। अब तो ये बहुत ही इन चल रहा है, डीमटेरियलाइज मतलब आप सीधा पैसे दो एंड आपके अकाउंट में आ जाते हैं। मतलब पहले क्या होते थे, फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते थे, पेपर होता था, पर अब तो सब कुछ डीमटेरियलाइज हो चुका है। डीमटेरियलाइज मतलब इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। बट क्या ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स प्राइवेट कंपनी में इजी है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि उसका एओए में ही साफ लिखा हुआ है ना कि प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पब्लिक कंपनी में इजी है, नॉट इन प्राइवेट कंपनी। वो रिस्ट्रिक्ट करता है, हम देखेंगे आगे। कैपेसिटी टू स्यू बी सूड, हमें पता है कि कंपनी केस कर सकते हैं किसी के भी अगेंस्ट, खुद के अगेंस्ट भी कोई भी कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकता है उसके नाम पे। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होती है, अग्रीमेंट में एंटर होती है तो उसके पास कुछ राइट वो होते हैं, राइट्स होते हैं। लिमिटेशन ऑफ एक्शन होता है, सेपरेट मैनेजमेंट, वी ऑल नो दिस। कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है ना, कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते, शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ फॉर प्रॉफिट, सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में बात हो गई है। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, अ कंपनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, डज नॉट डाई नेचुरल डेथ, कंपनी की कभी भी डाई मतलब मरती नहीं है, नेचुरल डेथ तो होगी नहीं, क्रिएटेड बाय लॉ, तो लॉ ही इसको वो करता है। तो इट्स लाइफ जनरली द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज टर्मिनेटेड बाय मींस ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाती है। अगर कंपनी को वाइंडिंग अप अवॉइड करनी है तो रीऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा आपका प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला, सीआर। उसमें आप बहुत अच्छे से देखोगे, बट अलग अलग वेज है, मर्जर, अमलगमेशन, बहुत सारे वेज है, टेक ओवर, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। नाउ कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है? कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी होती है, पार्टनरशिप ऐसी कुछ लीगल एंटिटी अलग नहीं होती, मतलब अपने मेंबर से अलग नहीं होती। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स होती है, यहाँ पे कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है, उसके मेंबर्स की प्रॉपर्टी अलग होती है। क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द कंपनी, नॉट अगेंस्ट इट्स मेंबर। ये सारी चीजें बहुत ईजी है। एलएलपी एंड कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट रूल, ये हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। मैं आपको ये बता देती हूँ एलएलपी और कंपनी के बीच का डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है। एलएलपी इज अ alternative corporate business form that gives the benefit of LLP of a, that gives the benefit of limited liability of a company and the flexibility of partnership। तो ये बेसिकली हाइब्रिड है, किसका? कंपनी और पार्टनरशिप का। LLP कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। एलएलपी भी चलती रहेगी, हमने पढ़ा था ना कि कंपनी चलती रहेगी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मेंबर्स, तो ऐसे ही एलएलपी में होते हैं पार्टनर्स, तो एलएलपी कंटिन्यू रहेगी, जरूरी रिस्पेक्टिव ऑफ अगर उसके पार्टनर्स भी चेंज हो जाए। इट इज केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड कर सकती है। एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसे कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी पार्टनरशिप फर्म नहीं होती, एलएलपी में भी सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी होती है। बट इज लाइबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ द एसेट, बट लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड। इसमें एक ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि लाइबिलिटी कंपनी में क्या होता है, मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है ना, तो ऐसी एलएलपी में भी जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड टू होती है टू द अग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। फर्दर, नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स। कोई पार्टनर लायबल नहीं होता अगर कुछ अनऑथराइज एक्शन अदर पार्टनर्स ले रहे हैं। दस इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शील्डेड फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी, तो इंडिविजुअल को सेफ्टी मिल जाती है कि अगर उसके एक्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा। However, mutual rights and duties of the partners LLP governed by LLP agreement में आते हैं वो लोग। LLP however is not relieved under the liability for its other obligation as separate legal entity. Since LLP contain elements of both corporate structure as well as partnership firm, LLP is called a hybrid। यही मैंने आपको बताया था, कंपनी और पार्टनरशिप का हाइब्रिड है LLP। ठीक है, अब देखो कंपनी का कैसे है, कंपनी का तो पता लग गया सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप का कौन सा फीचर है LLP में, बताओ।
पार्टनरशिप का कौन सा फीचर? पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था, पढ़ा नहीं था, मतलब पहले पढ़ा था होगा आपने फाउंडेशन या CSEE में, कि जो पार्टनर्स होते हैं वहां पे वो एक दूसरे के एक्ट्स के लिए लाइबल नहीं होंगे। उन इंडिविजुअल, उन पे ये लिखा है ना, शील्डेड होगी, शील्ड में रहेंगे वो, मतलब अगर फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर एक इंडिविजुअल लाइबल नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि ये पार्टनरशिप का भी इसमें ये फीचर है। The basic difference between LLP and a company lies that internal governance structure of a company is regulated by statute। अच्छा, अब बेसिक डिफरेंस क्या है एलएलपी और कंपनी का? वो है कि कंपनी, जो इंटरनल गाइडेंस स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कंपनीज एक्ट बताता है, वेयर एलएलपी का इट वुड बी, एलएलपी का जो वो होता है स्ट्रक्चर की एलएलपी कैसे चलेगी वो एलएलपी अग्रीमेंट बताता है। ठीक है, कंपनी का तो सब कुछ कंपनीज एक्ट में मेंशन है, बट एलएलपी का कौन बताएगा? इट विल बी कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, तो जो उनके पार्ट अग्रीमेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग वो चलेगी। मैनेजमेंट ओनरशिप इन डिवाइड इनहेरेंट इन द कंपनी इज नॉट इन एलएलपी। ओनरशिप मतलब इसमें मैन वही, और इसमें क्या होगा, मैनेजर भी वही रहेंगे, ओनरशिप भी उन्हीं के हाथों में रहेगी जो कंपनी चला एलएलपी चला रहा है। एलएलपी फ्लेक्सिबल होगी क्योंकि उनका खुद का अग्रीमेंट है, एलएलपी आप लेसर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट उनकी कम होगी। तो हमने इससे क्या सीखा? इसका क्रक्स ये है कि एलएलपी हाइब्रिड है बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। सेकंड, हमने इसमें देखा कि एलएलपी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो एलएलपी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। ऑल्सो हमने इसमें देखा कि एलएलपी का लेसर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, और क्या देखा? मैनेजमेंट ओनरशिप डिवाइड इनहेरेंट इन कंपनीज नॉट इन एलएलपी पार्टनरशिप। एलएलपी में क्या ऑन होता है, मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग नहीं होता, कंपनी में तो अलग अलग होता है ना, मैनेजमेंट अलग हाथों में होता है, ओनरशिप अलग हाथों में होती है, इसमें नहीं होता। अब हम इसको यहाँ से हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड अगर आपको इसमें कुछ भी और सजेशन बताना हो, आपको लगे कि ऐसे नहीं ऐसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी, या कोई और टॉपिक्स कुछ भी, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हो, मैं उन चीज़ों का ध्यान रखूंगी। एंड इफ़ आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिले इससे, वो भी आप मुझे बताना, क्योंकि मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ एंड आई फील गुड, किसी का भी एक भी पॉजिटिव मैसेज आता है तो थैंक यू।